कैसे हो? मैं हूं आपका मेंटर संजीव मजोत्रा और आज जो हम टॉपिक लेके आए सोल्यूशन का अगला हमारा पार्ट है। जैसे हमने पिछले लेक्चर में किया था, राउट्स लॉ के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था राउट्स लॉ कंटेनिंग बोथ टू वोलेटाइल जो हमने लिए थे सोल्यूट और सॉल्वेंट, और उसके बाद हमने किया था नॉन वोलेटाइल सोल्यूट लिया था। तो अगर तो आपको राउट्स लॉ के बारे में पूरा पता है, आपने वो वीडियो देखी है, आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आगे जो आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इस टॉपिक को देखने से पहले आपको वो टॉपिक देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है जी, तो उसका मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, आई बटन पे लिंक दे दूंगा। तो पर आज का हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो कौन सा है? आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। दोनों क्या होते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है? ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज हम जो डिस्कस करेंगे, सबसे पहले वो बात करेंगे आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। आइडियल नाम सुनते हैं हमारे दिमाग में आता है आइडियल क्या होगा, आइडियल स्टूडेंट्स कैसे होते हैं। ठीक है ना, आइडियल सॉल्यूशन को हम थोड़ा सा मिलाते हैं कि आइडियल सॉल्यूशन जो आइडियल स्टूडेंट्स कैसे होते हैं। आइडियल स्टूडेंट्स को हम कैसे मानते हैं कि जो अपने टीचर्स की बात माने, जो अपने पेरेंट्स की बात मानते हैं, जो वो कहते हैं वैसा वो करते हैं। ठीक है, अगर तो वो मानते हैं तो वो क्या है? आइडियल स्टूडेंट्स माने जाते हैं ना। वैसे ही हमारे पास क्या है? आइडियल सॉल्यूशन। इसका मतलब आइडियल सॉल्यूशन ये भी किसी की बात मानता होगा, किसी को फॉलो करता होगा, फिर किसको फॉलो करता है? आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशंस होते हैं जो राउट्स लॉ को फॉलो करते हैं। जो किसको फॉलो करते हैं? राउट्स लॉ को। नॉन आइडियल कौन होंगे? वो स्टूडेंट्स जो अपने पेरेंट्स की या टीचर्स की बात नहीं मानते। ठीक है, या टीचर से ज्यादा अपने आप को इंटेलिजेंट समझते हैं, या पीछे बैठे रहते हैं आराम से, कुछ सुनते नहीं है। ठीक है, तो वो नॉन आइडियल चले जाते हैं। वैसे ही नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं? जो राउट्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है, तो आइडियल सॉल्यूशन पे पहले आते हैं, फिर उसके बाद हम बात करेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की। आइडियल सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस जो राउट्स लॉ क्या था, जो मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में पढ़ी थी ना, इक्वेशन देखी थी, वो क्या था? जो हमने टोटल वेपर प्रेशर निकाला था वो कैसे होता था? क्या फॉर्मूला था उसका? पी नॉट एक्स ए, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। अगर नहीं पता तो आप पहले वो देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। टोटल प्रेशर किसके इक्वल आता था? पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। पी नॉट ए क्या था? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ए, और एक्स उसकी मोल फ्रैक्शन। पी नॉट बी क्या था? वेपर प्रेशर ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर। अगर हम बोले से जो वेपर प्रेशर होता था हमारा किसका था? बी कंपोनेंट का, और एक्स बी क्या था? मोल फ्रैक्शन। तो ये कुछ इक्वेशन हमारी राउट्स लॉ की बनती थी। ठीक है, तो बस अगर ये इक्वेशन को कोई सॉल्यूशन फॉलो कर रहा है, मतलब किसकी इक्वेशन है? ये राउट्स लॉ की इक्वेशन है। अगर कोई सॉल्यूशन राउट्स लॉ को फॉलो करेगा तो वो क्या होगा? आइडियल सॉल्यूशन होगा। अब ये डेफिनेशन अगर हम बात करें आइडियल सॉल्यूशन की, तो क्या कहती है डेफिनेशन? आइडियल सॉल्यूशन इन विच ईच कंपोनेंट ओबेज राउट्स लॉ। हर एक कंपोनेंट जो होगा सॉल्यूशन में वो क्या ओबे करेगा? राउट्स लॉ को ओबे करेगा, मानेगा अंडर ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। किसी भी टेम्परेचर या प्रेशर पे वो क्या करेगा? राउट्स लॉ को फॉलो करेगा। कौन? आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, चाहे टीचर डांटे, चाहे जो मर्जी करे, पर वो अपने स्टूडेंट क्या करेगा? अपने टीचर की बात को मानेगा, अपने पेरेंट्स की बात को मानेगा, चाहे उसके पेरेंट्स उसे डांटे, मारें या कुछ भी करे, पर वो ओबे करेगा। वैसे आइडियल सॉल्यूशन भी ऐसा ही है कुछ। आइडियल सॉल्यूशन भी क्या करता है? राउट्स लॉ को ओबे करेगा, फॉलो करेगा, पर उसके लिए भी कुछ आइडियल सॉल्यूशन के लिए भी कुछ कंडीशंस होंगी। वैसे अगर हम बात करें तो ये ऐसे ही है कुछ, जैसे हमारे पास प्रेशर हमने लिया ऑब्जर्व्ड, है ना, ऑब्जर्व्ड, ऐसे कुछ हो, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ये ऑब्जर्व्ड क्या? जो हम जैसे मैनोमीटर से देखते हैं ना, ऑब्जर्व एक्सपेरिमेंटली देखते हैं, एक्सपेरिमेंट किया और मैनोमीटर लगाया और वहां से देखा आपने जो आपकी रीडिंग आई, है ना। और ये क्या? जो राउट्स लॉ से वैल्यू आई, जो क्या आई? राउट्स लॉ से। दोनों अगर मिलती हैं, जो राउट्स लॉ ने कहा, मतलब राउट्स लॉ के मुताबिक आनी चाहिए ना, राउट्स लॉ के मुताबिक जो वेपर प्रेशर आना चाहिए। तो राउट्स लॉ कहता है
इसकी वैल्यू ये है, ठीक है। तो ये कौन सी वैल्यू है, ये ऑब्जर्व्ड वैल्यू जो आप एक्सपेरिमेंटली देखते हो। अगर ये दोनों इक्वल है, ये वैल्यू राउट्स लॉ के मुताबिक आती है, राउट्स लॉ जो राउट्स लॉ कह रहा है वैसे आ रही है, सेम आ रही है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि वो राउट्स लॉ को फॉलो कर रहा है और वो सॉल्यूशन कौन सा है, आइडियल सॉल्यूशन। वो कौन सा सॉल्यूशन होगा, आइडियल सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन आपको समझनी पड़ेगी, आपको ये याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि हमने ये पिछले लेक्चर में भी डिस्कस की थी, ठीक है। अगर वो आपने देखा हुआ है ना, तो फिर आपके लिए चीजें समझनी आसान हो जाएंगी। ये क्या है, ये चीज क्या है, पी नॉट बी क्या है, एक्स बी क्या है। अगर उसे आप थॉरली स्टडी किया है, कॉन्सेप्ट को समझा, तो आपको ये आगे लेक्चर आसानी से समझ आने वाला है, ठीक है। अगर नहीं तो आपको ये थोड़ी सी मुश्किल आ सकती है, तो आप पहले प्लीज उसे आप एक बार देखिए। तो ये क्या ऑब्जर्व्ड, जो हमने प्रेशर, वेपर प्रेशर क्या था हमारा, ऑब्जर्व, जो एक्सपेरिमेंटली मैनोमीटर से देखते हैं हम। और ये क्या, जो राउट्स लॉ से निकालते हैं। दोनों क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। मतलब सेम तब आएंगे अगर वो राउट्स लॉ को फॉलो करेंगे। राउट्स लॉ क्या कह रहा है, राउट्स लॉ ये कह रहा है पी नॉट है एक्स ए प्लस पी नॉट एक्स बी। ये कौन सी वैल्यू है, वेपर प्रेशर की ऑब्जर्व, जो एक्सपेरिमेंटली आएगी, ठीक है। ये दोनों क्या आने चाहिए, इक्वल आने चाहिए। अगर ये इक्वल है तो सोल्यूशन क्या है हमारा, आइडियल सोल्यूशन, ठीक है। आगे और कंडीशंस कौन सी आती हैं, आगे देखते हैं। देखा जाए तो नो सोल्यूशन इज आइडियल, कोई सोल्यूशन आइडियल नहीं है। पर अगर सोल्यूट की कंसंट्रेशन हम कम रखेंगे, कम होगी सोल्यूट की कंसंट्रेशन, तो वो बिहेव कर सकता है आइडियल सोल्यूशन बिहेव कर सकता है, ठीक है। उसके लिए हमारी क्या हो सकती है, उसके लिए हमारी पोलैरिटी या स्ट्रक्चर्स जो होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए, कंपोनेंट्स की स्ट्रक्चर, या हम कह सकते हैं उसकी जो पोलैरिटीज हैं, पोलर पोलर नॉन पोलर, ये चीजें होनी जरूरी है। तो वो आइडियली बिहेव कर सकते हैं, पर प्रैक्टिकली देखा जाए तो कोई सोल्यूशन आइडियल नहीं होता, ठीक है। तो ये क्या है, हमारी कुछ कंडीशंस, इसके अलावा भी हमारी कुछ कंडीशंस है, ठीक है। तो पहली कंडीशन यही है कि P ऑब्जर्व्ड, जो हमारी ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, एक्सपेरिमेंटल, और जो हमारी राउट्स लॉ से है, ये दोनों वैल्यूज हमारी इक्वल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, इक्वल। मतलब जो हमारा ऑब्जर्व्ड और जो हमारा कैलकुलेटेड आया, वो दोनों वेपर प्रेशर के आने चाहिए, इक्वल आने चाहिए, ठीक है। ये ऑब्जर्व्ड और राउट्स लॉ दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए। जो हमने सोचा वही हमें मिला, ठीक है। जो हमने ऑब्जर्व किया, जो हमने एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया, और जो हमने निकाला, कैलकुलेट किया, दोनों वेपर प्रेशर के आने चाहिए, सेम आने चाहिए। तो ये किसकी कंडीशन है, दैट इज द कंडीशन ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। और दूसरी कंडीशन क्या आएगी हमारी, दैट इज द डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल टू 0। ये मैं बताऊंगा डेल्टा वी क्या है, चेंज इन वॉल्यूम, दैट इज चेंज इन वॉल्यूम। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। थर्ड इज डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल टू 0। मतलब कहने का मतलब, ये तीन कंडीशंस आपकी अगर फुलफिल होती हैं इस तरीके से, तो वो सॉल्यूशन कौन सा है, दैट इज द आइडियल सॉल्यूशन। मतलब डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल टू 0, मतलब कोई वॉल्यूम में चेंज नहीं हुआ, नो चेंज इन वॉल्यूम। कब, जब हमने सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाया, कोई भी वॉल्यूम में चेंज नहीं हुआ। या फिर डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल टू 0, चेंज इन एंथैल्पी, ये पढ़ा हुआ ना, एंथैल्पी पढ़ा हुआ है ना, एंथैल्पी में कोई चेंज नहीं आया, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ना हीट एब्जॉर्ब हुई, ना हीट इवॉल्व हुई, मतलब ये दोनों इक्वल हो गए। एब्जॉर्ब इवॉल्व हुई, पर जो वैल्यू नेट निकली वो क्या थी, इक्वल थी। जितनी एब्जॉर्ब हुई उतनी ही इवॉल्व हुई। तो अगर इस तरीके से होगा तो डेल्टा एच मिक्सिंग क्या आ जाएगा हमारा, 0। अगर ये तीन कंडीशंस हमारी आ रही हैं, तो हमारा सॉल्यूशन क्या है, दैट इज द आइडियल सॉल्यूशन। अब इसे एक डिटेल में समझते हैं। जैसे सपोज हमारे पास, इसको मिटा देता हूं अभी। इस चीज को समझने के लिए, कंडीशंस को समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि सॉल्यूशन कैसे बनता है। सॉल्यूशन कैसे बनता है, दो कंपोनेंट से, या दो से ज्यादा। चलो हम फिलहाल क्या ले रहे हैं, दो कंपोनेंट्स ले रहे हैं, कोई भी प्योर कंपोनेंट्स लेंगे। प्योर, एक सोल्यूट एक सॉल्वेंट मान लेते हैं, या हम एक लिक्विड ए मान लेते हैं, दूसरा लिक्विड बी मान लेते हैं। सपोज हमारे पास कोई भी यहां पे लिक्विड ए है, ठीक है। यहां पे क्या है हमारे पास, लिक्विड ए, और हमने क्या किया, ये सारे क्या है हमारे लिक्विड ए, ये प्योर लिक्विड ए, और ये कौन सा हमारा
बी, ये कौन सा हमारा बी। अब हमें पता ही है कि इसमें जो प्योर सॉल्वेंट में जो हमारी इंटरेक्शंस होगी मॉलिक्यूल्स में वो क्या होगी, ए, वो क्या होगी ए। सारे ए मॉलिक्यूल्स आपस में क्या कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं। देखो इसमें बहुत फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और मॉलिक्यूल इंटरेक्शंस की ही बात चलेगी। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको पता होगा तो आगे आसान रहेगा। ये सारी कहानी किस पे डिपेंड कर रही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे या इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस जो है मॉलिक्यूल्स के बीच में। इसकी बात करें तो ये कौन सी है, ए इंटरेक्शंस होगी। अगर बी है, बी हमारा प्योर लिक्विड, इसमें कौन सी इंटरेक्शंस होगी, बी बी, इसमें ए इसमें बी बी। फिर एक स्टूडेंट ये लेके आ गया और ये दूसरा स्टूडेंट ये लिक्विड लेके आ गया। कहते चलो यार ऐसा करते हैं, दोनों ए लिक्विड को और बी लिक्विड को मिला देते हैं और देखते हैं क्या होता है। दोनों ने क्या किया, दो फ्रेंड्स थे, एक ने ए लिक्विड लेके आ गया, दूसरा बी लिक्विड लेके आ गया और दोनों ने क्या किया, उसे इकट्ठा कर दिया। ठीक है, जैसे इकट्ठा किया तो उसमें ए के भी आ गए और बी के मॉलिक्यूल्स भी आ गए। अब इसमें जो इंटरेक्शन बनी वो कौन सी थी, दैट इज द ए बी। मतलब यहां पे कुछ टूटा और यहां पे बना। यहां पे क्या हुआ, कुछ इंटरमॉलिक्यूलर जो जिसमें थी इंटरेक्शंस थी, जो ए में इंटरेक्शंस थी वो क्या हुई, वो टूट गई। अब देखो समय नहीं यहां से, और बीबी में भी टूटी। अगर टूटी है इसका मतलब हमने क्या कैसे तोड़ी होगी, इसको क्या दिया होगा, हीट दी होगी। इसको क्या दी होगी, हीट दी होगी, हीट एब्जॉर्ब, याद है, एब्जॉर्ब, हीट देना। मतलब डेल्टा एच क्या निकलता है, पॉजिटिव, एंथैल्पी पॉजिटिव, पता ना। डेल्टा एच अगर एंडोथर्मिक हो तो डेल्टा एच पॉजिटिव आता है, ये याद रखना है। जब हीट एब्जॉर्ब होगी, जब हम हीट देंगे मॉलिक्यूल, अगर हीट देंगे तो मॉलिक्यूल जो बॉन्ड्स होंगी वो टूटेंगी, तो वो क्या होगी, दैट इज डेल्टा एच क्या आएगा, उसमें हीट एब्जॉर्ब भी, एंडोथर्मिक, डेल्टा एच क्या आएगा, पॉजिटिव। ये चीज याद रखनी है। यहां पे भी बी भी टूटी, अगर बी भी टूटी यहां पे भी क्या हुई, हीट एब्जॉर्ब, यहां पे हीट देनी पड़ी, यहां पे एंडोथर्मिक प्रोसेस था, टूटी, फिर क्या बनी, ए बी, नई इंटरेक्शंस बन गई, ए और बी आपस में जुड़ गए। देखा यार, अच्छा ए और बी दोनों आपस में जुड़ रहे हैं। अब नई इंटरेक्शंस बन गई, ए और मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस बन गई, इंटरमॉलिक्यूलर बन गई, नई इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस बन गई। अब ये जब बनती है, जब बॉन्ड्स बनती है तो एनर्जी रिलीज होती है। जब बॉन्ड बनेगी तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, प्रोसेस होगा एक्सोथर्मिक। मतलब यहां पे डेल्टा एच क्या होता है, नेगेटिव। मतलब डेल्टा एच नेगेटिव मतलब हीट रिलीज हुई, यहां पे एब्जॉर्ब, यहां पे रिलीज। तो यही यहां पे कॉन्सेप्ट आएगा, डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल टू 0। मैं समझाऊंगा आगे, अब सिर्फ कॉन्सेप्ट समझिए। ठीक है, दो स्टूडेंट्स थे, उन्होंने क्या किया, एक ने ए लिक्विड लेके आया, एक बी लिक्विड लेके आया। एक ए में क्या था, ए इंटरेक्शंस थी, बी में क्या थी, बी बी इंटरेक्शंस थी। दोनों को मिक्स किया और नई इंटरेक्शंस बन गई ए बी। अब जब ये ए बी बनी, इसका मतलब ए टूटा होगा, बी बी टूटा होगा, तभी ये ए और बी आपस में जुड़े होंगे। टूटा है तो इसका मतलब इन्होंने क्या की होगी, हीट ली होगी। अगर ये बनी है तो हीट क्या होगी, निकली होगी। अब यहां पे अगर बात करें, डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल टू 0 कहने का मतलब यहां पे कह रहा है डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल टू 0। ये क्या चीजें हैं, इससे क्या हमें पता चला। ठीक है, तो यहां पे डेल्टा वी, इसकी मैं बाद में बात करता हूं। अभी डेल्टा वी मिक्सिंग का मतलब 0, मतलब जितना आपने वॉल्यूम, मान लो सपोज हमने वॉल्यूम लिया, इसका लिया 20 ml, इसका भी लिया 20 ml, 40 ml होना क्या चाहिए था। उसे पता था कि मैंने 20 ml ये लेके आऊं, 20 ml ये लेके आऊं, और मैं जब दोनों मिक्स करूंगा तो कितना होगा, 40 ml। ठीक है, तो ये जैसे हमारे पास ये कि वी फाइनल, ये फाइनल वॉल्यूम आया, वी फाइनल
माइनस V1 प्लस V2, ये V1 और ये क्या है V2, ये दोनों क्या आना चाहिए, 0 होना चाहिए। VF क्या है हमारा 40 और ये क्या है हमारा 40 और ये क्या आ गया नेट 0। तो डेल्टा V जो हमारा आना चाहिए था वो क्या आना चाहिए था 0। ठीक है, जितना हमने कहा कि 20 ml दोनों लिक्विड लेंगे और हमें पता है कि कितना होना चाहिए 40 ml, तो वही हुआ 20 डाला और 40 ml बन गया। मतलब कोई भी वॉल्यूम में पहले और बाद में वॉल्यूम में कोई फर्क नहीं आया, मतलब डेल्टा वी मिक्सिंग क्या रहा 0 ना, वॉल्यूम बढ़ा मिक्सिंग के बाद ना कम हुआ, तभी यहां पे लिखवाया मैंने नो चेंज इन वॉल्यूम, नो चेंज इन वॉल्यूम, कोई भी वॉल्यूम में चेंज नहीं होगा, ना वॉल्यूम बढ़ेगा। ऐसा नहीं हुआ कि 20 और 20 मिलाया तो 30 हो गया या 50 हो गया, ऐसा नहीं हुआ। 20 और 20 मिलाया बना 40 ml, मतलब वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हुआ था जो हमने सोचा था। मिक्सिंग इज इक्वल टू 0 और डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल टू 0। डेल्टा एच मिक्सिंग क्या है, जितनी हीट एब्जॉर्ब की उतनी हीट बाहर निकली, और ये था हमारा डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल टू 0। अगर एक और चीज है डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल टू 0, अगर हम कह रहे हैं वॉल्यूम में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, देखो यहां पे ए इंटरेक्शंस और जहां पे बी इंटरेक्शन, जितनी ए की इंटरेक्शन उतनी ही बी की इंटरेक्शन, जब ये ए बी की इंटरेक्शन बनी वो भी उतना ही साइज रहा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। ये यानी कि वॉल्यूम बड़ा हो गया, साइज बड़ा हो गया, अगर साइज बड़ा हो जाता तो वॉल्यूम बड़ा हो जाता, साइज छोटा हो जाता तो वॉल्यूम कम हो जाता। जितनी ए में इंटरेक्शन थी, बी में इंटरेक्शन थी, उतनी जो नई बनी थी ए बी में इंटरेक्शन थी, तभी वॉल्यूम में भी कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, जैसे मैंने भी बताया था 20 ml ये 20 ml ये और ये क्या 40 ml बन गया। इसका मतलब हमें पता ही था ये टोटल मिला ये 40 ml और ये भी क्या 40 ml है, 40 माइनस 40 0, नेट क्या आया हमारा 0 आ गया। इसका मतलब वॉल्यूम में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। या और दूसरे तरीके से देखें, जो हमारी बात करें इसकी जो इंटरेक्शंस है, ए इंटरेक्शन बी इंटरेक्शन, जो ए में जितनी थी बी में जितनी थी वही सेम किसमें बनी ए बी में बनी, कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब वॉल्यूम ना ही एक्सपैंड हुआ ना ही कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो वॉल्यूम सेम रहेगा, कोई नेट वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगा। एंथैल्पी में भी कोई चेंज नहीं आया, जितनी हीट एब्जॉर्ब हुई टूटने में, जब बॉन्ड बनी नहीं ए बी हीट रिलीज हुई उतनी ही हीट रिलीज हुई, तो नेट एंथैल्पी में कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, तो ये था हमारा आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। और ये आगे ये भी देखते हैं हम, जैसे ये हमारा प्रेशर ऑब्जर्व था हमारा ये वाला एक्सपेरिमेंटली, अगर इसे इंडिविजुअली भी देखा जाए, जैसे ये हमारा अगर पी ऑब्जर्व इंडिविजुअली देखा जाए वो भी क्या आएगा, अगर एक्सपेरिमेंटली भी देखा जाए, ए को एक्सपेरिमेंटली देखा जाता तो वो भी राउट्स लॉ का जो आता है पी नॉट ए एक्स ए की वैल्यू होती है वो इक्वल आती। जैसे पी ऑब्जर्व्ड है वो पी नॉट बी एक्स बी के इक्वल आती। इकट्ठे भी टोटल भी सेम आ रहा है, और इंडिविजुअल भी अगर इस अकेले को इंडिविजुअल देखते, पी नॉट ए को अगर देखते, उसके वेपर प्रेशर को देखते, वो भी सेम आता। जो एक्सपेरिमेंटली हम देखते, इसको एक्सपेरिमेंटली देखते वो भी सेम आता। तभी मैंने कहा ऑब्जर्व भी राउट्स लॉ के बराबर आ रहा है, ऑब्जर्व भी राउट्स लॉ के इक्वल आ रहा है। इसमें कोई फर्क हमें नजर नहीं आएगा जो हमने एक्सपेरिमेंटली किया और जो कैलकुलेटर किया है, इंडिविजुअली भी किया। ये टोटल था, ये क्या इंडिविजुअल भी बात करें तब भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये हमारी क्या कंडीशंस हैं कुछ आइडियल सॉल्यूशंस की। ठीक है, तो क्या क्या बात की हमने कि जो राउट्स लॉ को फॉलो करे, जो कंडीशंस क्या है जिसमें वॉल्यूम में कोई फर्क ना हो, जो जब हम कंपोनेंट्स को मिक्स करेंगे कोई एंथैल्पी में फर्क ना हो। ठीक है, प्रेशर जो हमने एक्सपेरिमेंटली देखा हो, जो राउट्स लॉ कैलकुलेट किए, दोनों इक्वल आने चाहिए। तो इसका मतलब अगर ये इस तरीके से कह रहा है तो इसका जो हमारा ग्राफ होना चाहिए वो भी कैसा आना चाहिए, जैसे राउट्स लॉ का था। चलिए बना के देखते हैं दोबारा। हमें क्या पढ़ा था कि हमारे पास सपोज हम यहाँ पे क्या लेते थे, कंसंट्रेशन लेते थे, मोल फ्रैक्शन लेते थे यहाँ पे, और यहाँ पे हमने वेपर प्रेशर लेते थे, याद है। तो सपोज हमारे पास यहाँ पे क्या अभी x इज इक्वल टू 1, एक्स बी इज इक्वल टू 0, मतलब अभी हमारे पास क्या सिर्फ और सिर्फ a है। अगर a ही है तो वेपर प्रेशर भी किसके कारण आएगा, a के कारण आएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा पी नॉट ए। ठीक है, जैसे जैसे करते जाएंगे तो a कम होता जाएगा और b
बढ़ता जाएगा। तो वो वेपर प्रेशर किसके कारण आएगा? बी के कारण, है ना। यहां पे आते आते एक्स बी बढ़ जाएगा और एक्स ए क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब ये सिर्फ और सिर्फ ए के कारण है, तो ये किस तरीके से आ जाएगा? इस तरीके से, राउल्स लॉ जो बताता था। तो ये क्या बना हमारा? पी ए कैसे आया? पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, ये हमने पहले किया हुआ है। तो ये क्या था हमारा? यहां पे सिर्फ बी के कारण है, क्योंकि बी सारे के सारे जो हमारा बी था, सिर्फ जो हमारा कंपोनेंट था, और जो बी था तो वेपर प्रेशर किसके कारण था? पी के कारण। तो ये भी इस तरीके से है। तो ये क्या है हमारा? टोटल। ये क्या है हमारा? दैट इज द टोटल वेपर प्रेशर। वो किसके कारण कैसे होता था? P इज इक्वल टू, अगर इसे हम कहें पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी, ये इसका था। ये किसका था? पी नॉट ए, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए। ये क्या था? पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी। और टोटल क्या था? पी ए प्लस पी बी। मतलब हमारा ये क्या था? हमारा राउट्स लॉ के जरिए आता था, जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। राउट्स लॉ के जरिए पी किसके इक्वल आना चाहिए? पी ए प्लस पी बी। पी ए, पी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। पी ए क्या था? पी नॉट ए एक्स ए, ये वाला। और पी बी क्या था? पी नॉट बी एक्स बी। तो ये पी क्या था हमारा? जो हमारा ऑब्जर्व्ड हम कह रहे हैं, ये दोनों इक्वल आने चाहिए। ये दोनों क्या आने चाहिए? इक्वल। तो अभी भी हमने यही बात की है कि ये ऑब्जर्व्ड और ये क्या था हमारा? कैलकुलेटेड, जो राउट्स लॉ से निकाला था हमने। ये दोनों क्या आने चाहिए? इक्वल आने चाहिए। अगर इक्वल है तो वो सोल्यूशन क्या है? आइडियल सोल्यूशन। मतलब आइडियल सोल्यूशन वो सोल्यूशन जो राउट्स लॉ की इक्वेशन को फॉलो कर रहा होगा और इस ग्राफ को फॉलो करेगा। ठीक है, इसके हम और एग्जांपल्स भी देखते हैं। देख लो, जैसे हमारे पास क्या है? बेंजीन और टॉलिन। ठीक है, बेंजीन और हमारा टॉलिन, बेंजीन और टॉलिन ऑलमोस्ट उनका मॉलिक्यूलर साइज भी क्या है? सेम है, और पोलैरिटी भी सेम होगी। तभी हम दोनों आपस में मिक्स होंगे तो आइडियल सॉल्यूशन दे सकते हैं, बिहेव करेंगे, आइडियली बिहेव कर सकते हैं। और ये क्या? एन हेक्सेन एन हेप्टेन को ज्यादा फर्क नहीं है। क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन में भी ज्यादा कोई फर्क नहीं है, सिर्फ ग्रुप का फर्क है। क्लोरीन, क्लोरीन के बाद ब्रोमीन आता है। हाँ, ये नहीं करना कि क्लोरोबेंजीन और आइडोबेंजीन ले लो। आयोडीन एक बड़ा हमारा एलिमेंट आ जाता है वहां पे, और आयोडीन हम वहां पे नहीं लगाएंगे। तो मीथेनॉल और इथेनॉल, मीथेनॉल और इथेनॉल दोनों की पोलैरिटी क्या है? दोनों सेम है, और ऑलमोस्ट जो इसका मॉलिक्यूलर साइज भी क्या होगा? सेम होगा, पोलैरिटी भी सेम होगी। तो ये क्या है हमारा एग्जाम्पल? किन की एग्जाम्पल है? आइडियल सॉल्यूशंस की। तो ये था हमारा आइडियल सॉल्यूशन, जिसमें हमने आज बात की जो हमारे आइडियल सॉल्यूशन किसको फॉलो करते हैं? राउट्स लॉ को फॉलो करते हैं। ठीक है, और वो क्या होते हैं? किसी भी टेम्परेचर कंसंट्रेशन पे उसको फॉलो करेंगे। उसमें डेल्टा वी मिक्सिंग 0 होगी, मतलब वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा। डेल्टा एच एंथैल्पी इज इक्वल टू 0, चेंज इन एंथैल्पी 0 होगी। हीट और हीट जो अब्जॉर्ब होती है और इवॉल्व होती है वो दोनों सेम होगी। कब सेम होगी? जब हम दोनों कंपोनेंट्स को मिलाएंगे। तीसरी चीज क्या थी कि जो प्रेशर है एक्सपेरिमेंटली देखते हैं और कैलकुलेटर देखते हैं, दोनों इक्वल होंगे। एक्सपेरिमेंटली मतलब हमने जो मैनोमीटर से देखा और जो कैलकुलेटर था जो राउट्स लॉ से हमने कैलकुलेट किया, ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, इंडिविजुअली भी ये इक्वल रहेंगे। ठीक है, जो इंटरेक्शन होगी वो इंटरेक्शन जो होगी वो उसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा। ए बी बी की जो इंटरेक्शन थी वही ए बी में भी इंटरेक्शन सेम रहेगी। और जो ग्राफ वेव बना हमारा ये सेम वही राउट्स लॉ का। अगर राउट्स लॉ को अच्छे से समझना उसे आप देखिए एक बार, तो ये सेम राउट्स लॉ का रहेगा। और आगे हम जो पढ़ने जा रहे हैं अगले लेक्चर में वो क्या है? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में इसे देखना जरूरी है। अगर ये आता होगा तभी आपको वो डेविएशंस के बारे में पता चलेगा। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं? जो राउट्स लॉ को फॉलो नहीं करते। और दो तरीके की डेविएशंस आती हैं, या आती है पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। ये हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही था, मुझे इजाजत दीजिए। पर चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए कि आपको वो नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाए। ठीक है, कई स्टूडेंट्स कहते हैं हमें नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आपको वो बेल आइकन है उस पर आप प्रेस करिए तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी जब हमारी कोई वीडियो अपलोड होगी। तो इजाजत दीजिए, थैंक यू, गुड बाय।